आज पुनः हम अपने भाषा ज्ञान चरण में आप लोग सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न लेकर हम आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है। नेपाली की क्या है? देवनागरी। संस्कृत की है देवनागरी। पंजाबी की है गुरुमुखी। कश्मीरी की है देवनागरी। तो किस भाषा की देवनागरी लिपि नहीं है? पंजाबी, क्योंकि यह गुरुमुखी है। इसकी लिपि गुरुमुखी है। अब पा रा पाधा राधा आ अड़ाधा आ वर्णों की योग से बना शब्द कौन सा है? पर्ण, प्राण, प्रण या पारा। ठीक है ना? तो देखिए, ये पा आधा है और रा ये पूरा, जो नीचे वाला रा होता है ये क्या होता है? ये स्वर सहित होता है। जो ऊपर वाला रा होता है वो स्वर रहित होता है। तो ये स्वर सहित रा किसमें? देखो, पा आधा, रा में आ की मात्रा लगी है, अड़ा पूरा। ठीक है ना? तो कौन सा हो गया? ये वाला प्राण शब्द सही हो गया आपका। ठीक है ना? प्रत्युत्तर शब्द के योग से बने प्रत्युत्तर शब्द में संधि का भेद कौन सा है? ई के बाद जब भिन्न स्वर आता है, कौन सा संधि बताई थी हमने? इको यड़ संधि आती है। ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो यह बन जाता है। तो इसलिए प्रति प्लस उत्तर जो है वो प्रत्युत्तर बन गया। जैसे आपको करके दिखा रहे हैं, प्रति प्लस उत्तर। ठीक है ना? ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो क्या बन गया? या बन गया। ता से ई अलग किया, ता आधा रह गया और प्लस उत्तर। ठीक है? अब पा ता आधा है तो ता आधा ऐसे बना दिया और या ई का बन गया या। ई का क्या बन गया? या बन गया। उसे छोटे ओ की मात्रा लग गई तो बन गया प्रत्युत्तर। ठीक है ना? खंड करने पर अर्थहीन हो जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, यौगिक दो शब्दों के योग से बनता है, योग रूढ़ दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन उसका अर्थ एक होता है। तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द खंडित करने पर अर्थ ही जो वाले शब्द है। ठीक है ना? रूढ़ शब्द कौन सा होता है? टुकड़े कर दो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में। जिसमें देखिए उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा में जो उपमेय उपमा जो समानता बताई जाती है तो ये नहीं है। श्लेष में एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं तो वो भी नहीं है। अनुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास होता है। तो देखिए, यहाँ चा 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 की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है? निम्नलिखित में कृत प्रत्यय से बना शब्द, दो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया से बनते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम से बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो देखिए, ये विसंज्ञा है, प्रशंसा भाववाचक संज्ञा है, मम सर्वनाम है और भलाई जो है वो क्रिया भल शब्द जो क्रिया से बना हुआ है, इसलिए भलाई कृत प्रत्यय शब्द हो गया आपका। कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। कुछ लोग, लोग क्या है? संज्ञा है। इसके पहले क्या लगा? कुछ लोग। तो इस संख्या का बोध करा रहे कैसे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अनिश्चित इसमें नहीं लिखा है, इसमें ऑप्शन में संख्यावाचक विशेषण आप लिखेंगे। फिर ना तौल का बोध नहीं करा रहा, रीत का बोध नहीं करा रहा, गुण का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। ठीक है? उत्पादन अधिक होने पर निर्यात किया जाता है, परंतु कम होने पर क्या करना पड़ता है? आगमन माने होता आना, गमन माने होता जाना, आयात माने होता कहीं सामान मंगवाना, खरीद माने खरीदना। तो जो निर्यात माने बाहर भेजना, आयात माने मंगवाना, तो कौन सा सही होगा? आयात। क्या होगा यहाँ पर? आयात। तो अगला क्वेश्चन बेटा, कानो कान समस्त पद का उदाहरण है। कानो कान समस्त पद का उदाहरण द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास में बीच में और होता तो और नहीं है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता, कारक चिन्ह भी नहीं है। कर्मधारय विशेषण विशेष समास होता, वो भी नहीं है। अव्यय भाव, तो कान ही कान में, कानो कान में क्या होगा? कान ही कान में, कान ही कान में। पहले कभी पहला शब्द जो है वो अव्यय होता है और कभी कभी अव्यय समास में विक्रय करने पर बीच में अव्यय आ जाता है। तो इस नियम के अनुसार ये अव्यय भाव समास होगा। ठीक है? दूसरा है, सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है, तैयार होना, कमर रस्सी में बांधना, खुशी मनाना, क्रोध करना। क्या अर्थ होगा? कमर कस ली मतलब किसी काम के लिए हम तैयार हो गए। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? तैयार होना। पिता ने समझाया सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य क्या उदाहरण है? पिता ने समझाया कि
यहाँ पर किया रहेगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो देखिए सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती है, इच्छा वाक्य में कर्ता की इच्छा प्रकट होती है, ठीक है ना, आज्ञा वाक्य में आज्ञा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पिता ने समझाया यहाँ एक वाक्य है और की से जुड़ा हुआ सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, लंबायु नहीं, अल्पायु छोटी आयु नहीं, हुमायु नहीं, दीर्घायु, दीर्घ है आयु जिसकी, लंबी है आयु जिसकी, उसको क्या कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं। संज्ञा में सजग में मूल शब्द क्या है, सज जग, मूल शब्द क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो देखिए इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जग का कोई अर्थ है लेकिन सा यहाँ उपसर्ग बन जाता, मूल शब्द नहीं होता है, इसलिए सज जो है वो मूल शब्द होगा, ठीक है। बचपन संज्ञा का जाति, जाति का बोध नहीं करा रही है, व्यक्ति का किसी का नाम नहीं है, और द्रव्य भी नहीं है, तरल पदार्थ भी नहीं है, बचा क्या, भाववाचक, कोई भाव का बोध करा रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्वागत का उचित संधि विच्छेद, स्वागत का सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत नहीं होगा, सु प्लस गत नहीं होगा, स्व प्लस आगत नहीं होगा, क्या होगा, सु प्लस आगत। क्योंकि जब उ के बाद जो भिन्न स्वर आता है ना, तो उ के बाद भिन्न स्वर आता है तो उ प्लस वा हो जाता है। तो देखिए सा से में वो अलग क्या, साधा रह गया और उ का वा बन गया और प्लस आगत, ठीक है। तो साधा वा में बड़े आ का लोप हो गया, वा और गत, इस तरीके से स्वागत बनेगा। तो हमारा सु प्लस आगत जो है ऑप्शन सही है। तो आज का बेटा यहीं तक समाप्त करते हैं और कल अगले बहुत और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके आगे काम आने वाले हैं। धन्यवाद।